गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों जो ये टर्म है रिप्रोडक्शन, क्या होता है इसका मतलब? रिप्रोडक्शन मीन्स हम क्या कर रहे हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन से नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जनरेशन जब फॉर्म हो रही है कि और वैसे रिप्रोडक्शन क्यों रिक्वायर्ड होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए क्यों रिक्वायर्ड है बच्चों रिप्रोडक्शन इसलिए रिक्वायर्ड होता है बच्चों कि नेक्स्ट जनरेशन का आना बहुत ज़रूरी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा मैं बताती हूँ कि स्पीसीज होती है, ठीक है। अब स्पीसीज एक पर्टिकुलर लेवल तक यदि वो रहेगी, ठीक है, और उसी लेवल पर यदि उसकी डेथ हो गई, उसकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं बनी, तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं बनेगी तो क्या होगा? आगे से आगे क्या होगा? स्पीसीज आगे डेवलप होगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेन रोल किसका होता है? रिप्रोडक्शन का होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? मेनली नेक्स्ट जनरेशन का प्रोड्यूस होना, नई जनरेशन का आना। और ये नई जनरेशन का जो आना होता है ये जिस प्रोसेस के थ्रू होता है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन नाम देते हैं। तो हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को दो टर्म्स और थोड़ा सा अच्छे से पता होनी चाहिए जो मैंने आप लोगों को क्लास 11th में बताया था। एक पूरा चैप्टर था बच्चों सेल डिवीजन। इस सेल डिवीजन में मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी टर्म माइटोसिस एंड मियोसिस, है ना। ये मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों। और क्योंकि रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें भी डिवीजन होगा, और डिवीजन होगा तो हमें क्लियरली ये पता होनी चाहिए कि डिवीजन कैसे हो रहा है, या तो माइटोसिस के थ्रू हो रहा है या मियोसिस के थ्रू हो रहा है। ये दोनों चीज़ें बच्चों हमें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। माइटोसिस की बात करते हैं बच्चों, तो माइटोसिस में क्या होता है कि वन सेल जो होती है वो कितने में डिवाइड होती है? 2 सेल में डिवाइड हो रही है, और इसकी मेन सेल यदि डिप्लॉइड फॉर्म में है तो डिप्लॉइड का मतलब क्या हुआ बच्चों? 2n। यदि मेन सेल 2n है तो 2n का मतलब भी बच्चों मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या होता है। मेन सेल 2n है तो जो बनने वाली सेल्स होंगी वो भी क्या होंगी? 2n होंगी। बट यदि मैं बात करती हूँ मियोसिस की, तो इसमें एक डिवीजन के थ्रू क्या होता है? 4 सेल्स का डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। और यहाँ पे मेन यदि प्लांट बॉडी जो है वो क्या है? डिप्लॉइड है। मेन प्लांट बॉडी क्या है? डिप्लॉइड है। तो वो आफ्टर डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाती है? हैप्लॉइड बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी 2n जो होता है वो n में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने आप लोगों को बताया है सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। और हमें पता होना चाहिए कि ये जो होते हैं डिवीजन जो कि आपके किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोग को यहाँ पे बोला 2n। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2n बच्चों? 2n का मतलब होता है कि जब 2 क्रोमोसोम मिलके एक कैरेक्टर को कोड करते हैं। जो मैंने आपको जेनेटिक वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, उस चैप्टर में मैंने आप लोग को बताया भी था कि जब 2 क्रोमोसोम मिलके एक कैरेक्टर को कोड करते हैं, इसका मतलब होता है डिप्लॉइड कंडीशन। बट जब एक क्रोमोसोम एक कैरेक्टर को कोड करेगा तो वो कंडीशन क्या कहलाती है बच्चों? हैप्लॉइड कंडीशन कहला रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को हुआ कि माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है। क्योंकि अब मैं यदि यहाँ पे रिप्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ तो बच्चों रिप्रोडक्शन का मतलब वही हुआ कि नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना। अब नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो मेनली रिप्रोड्यूस किस तरीके से हो रही है बच्चों? तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चों हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों। कौन कौन सा रिप्रोडक्शन है? एक तो होता है एसेक्सुअल और अनदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या मेन डिफरेंस होता है बच्चों एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? व्हेन ओनली वन पैरेंट इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ओनली वन पैरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है? व्हेन 2 parents are involved in reproduction, this type of reproduction is known as sexual reproduction. अब मैं बात करती हूँ अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्योंकि 1 parent इन्वॉल्व है बच्चों, तो इसकी जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे जिसे, या नेक्स्ट जनरेशन बोलेंगे, वो बिल्कुल क्या होती है? इसकी आइडेंटिकल होती है फर्स्ट जनरेशन की, यानी डिट्टो कॉपी फॉर्म होती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों? वेरिएशंस डेवलप्ड होती हैं जो कि सेक्सुअल में नहीं होती है। थर्ड वन बात करें
ये जो प्रोसेस होती है ये फास्ट होती है, फटाफट होती है, जबकि इस प्रोसेस में टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होती है, स्लो प्रोसेस होती है। तो मेन डिफरेंस आप लोगों को पता चले कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो आइडेंटिकल होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो क्या होती है, उसमें वेरिएशंस होती हैं। ये वाला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये फास्ट होता है, जल्दी जल्दी होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों स्लो प्रोसेस होती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। और अभी मैंने एक लाइन आप लोगों को बोली यहाँ पे कि यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यदि डिफरेंस लिखना है तो हमें थोड़ा सा और पता होना चाहिए। मैंने यहाँ बोला कि आइडेंटिकल कॉपी, यानी यहाँ पे वेरिएशंस डेवलप नेक्स्ट जनरेशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होंगी, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस डेवलप होती हैं। ये कुछ की पॉइंट्स हैं इन दोनों में जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्लियरली डिफरेंस आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम फर्स्ट रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों आपको पढ़ा रही हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट बच्चों में बात करती हूँ इसमें कौन कौन से, चलो एक बार सारे टाइप लेते हैं, फिर वन बाय वन सारे टाइप में आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करूँगी। पहली बात करती हूँ बच्चों, फर्स्ट जो है वो है फीजन। फर्स्ट जो इसका टाइप होता है फीजन होता है। फीजन में बच्चों मैं दो पढ़ाऊँगी आपको, बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। ठीक है, देयर आफ्टर नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पोरुलेशन, यानी स्पोर फॉर्मेशन का होना। थर्ड वन बात करती हूँ बच्चों बडिंग। नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। देन बच्चों रीजनरेशन, रीजनरेशन एंड लास्ट वन जो है बच्चों वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जब मैं बात कर रही हूँ बच्चों टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें हम कौन कौन से पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फीजन पढ़ेंगे, स्पोरुलेशन पढ़ेंगे, बडिंग पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, रीजनरेशन पढ़ेंगे और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। स्टार्टिंगली मैंने आप लोगों को बोला कि इसमें ओनली सिंगल पेरेंट ही यूज होता है और वही अपनी आइडेंटिकल कॉपीज फॉर्म करता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फीजन से। अभी बच्चों मैंने आपको बताया कि फीजन जो होता है ये दो तरह से हो रहा है, बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। नाम से समझ आ रहा है फीजन यानी टूटना, ब्रेक होना। ठीक है, जब वन सेल जो होती है, अब उसके बाद हमने फिर से दो मैंने नाम लिए यहाँ पे बच्चों आपको, बाइनरी और मल्टीपल फीजन। दो नाम लिए बच्चों यहाँ पे। बाइनरी नाम से समझ आ रहा है वन सेल टूट के कितना सेल बना रही है? दो सेल, यानी एक सेल दो सेल में ब्रेक होती है तो उसको हम बाइनरी फीजन बोलते हैं। और जब वन सेल जो होती है मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल फीजन कहते हैं। ठीक है, क्लियरली समझ आया सिंपल सा कि वन सेल का टू सेल में डिवाइड होना क्या कहला रहा है? बाइनरी फीजन। वन सेल का मल्टीपल सेल में कन्वर्ट होना कहला रहा है आपका मल्टीपल फीजन कहलाता है। अब अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों बाइनरी फीजन, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा में बाइनरी फीजन मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करती हूँ। बाइनरी फीजन इन अमीबा। ठीक है, अब जब बाइनरी फीजन अमीबा में देख रहे हैं तो अमीबा जो होता है आपको पता है इसकी शेप इरेगुलर होती है। सिंपल प्रोटोजोन है बच्चों ये, इसके पास वो सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं जो एक सिंपल यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। हम जब यूनिसेलुलर सेल टाइप ऑफ सेल जब हमने पढ़ा है तो टाइप ऑफ सेल में मैंने आप लोग को यूनिसेलुलर सेल में बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है किसका? अमीबा का।
तो अमीबा में जो डिवीजन हो रहा है मेनली, वो डिवीजन किसके थ्रू हो रहा है? मेनली बाइनरी फिजन के थ्रू होता है बच्चों। तो इसमें होता क्या है, आप जब भी आप डायग्राम बनाते हैं बच्चों, तो उस डायग्राम में आपको मेंशन करनी पड़ती है काफ़ी सारी चीज़ें, और कुछ मेंशन ना करो, जिस चीज़ में डिवीजन होगा वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन इसकी आपको बतानी पड़ेगी। ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। तो बच्चों बाइनरी फिजन इन अमीबा में बच्चों ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रही थी कि जब हम अमीबा में बाइनरी फिजन देखते हैं, पहली बात तो हमें ये पता है कि अमीबा जो होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, पहली चीज़ ये हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं यदि बात करती हूँ बच्चों, तो हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं उसको वेल लेबल डायग्राम बनाना होता है, चाहे हमें बाइनरी फिजन ही क्यों ना बताना पड़े, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है बच्चों। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें ये बताऊंगी, जब बाइनरी फिजन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस डिवीजन होता है, देयर आफ्टर सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन होता है। तो जब तक तुम लोग ये बच्चों मेंशन नहीं करोगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, आपको क्लियरिटी से आप है ना उस चीज़ को एग्जामिनर के सामने पेश नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें तो एटलीस्ट मेंशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात मैंने आपको बोली कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस डिवीजन स्टार्ट होता है। तो अपन न्यूक्लियस डिवीजन की बच्चों जब बात कर रहे हैं तो होता क्या है कि अमीबा है, अमीबा में न्यूक्लियस जो हो रहा है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है। तो अब जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो हम लेबलिंग करेंगे, उस लेबलिंग में हम क्या कहेंगे, ये तो हो गया बच्चों ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये क्या हुआ बच्चों, इसका लेबल हम क्या बोलेंगे, डिवाइडिंग न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे बच्चों, डिवाइडिंग न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म हो गया, और ये जो नीचे मैंने आपको बताया इसको मैं ऊपर मेंशन करती हूँ बच्चों, यहाँ आपको क्लैरिटी से नहीं पता चल रहा है, ये हो गया आपका डिवाइडिंग न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट इसमें क्या स्टेप आता है बाइनरी फिजन में बच्चों, सेल मेम्ब्रेन भी साथ साथ डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है इसकी। तो हम सेल मेम्ब्रेन को डिवाइड करते हुए दिखाएंगे बच्चों यहाँ। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा था बच्चों, न्यूक्लियस। लगभग यहाँ पे मैं डिवाइड ही दिखाऊंगी कि न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी आपकी यहाँ पे डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे जो करोगे आप लेबल, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे डिवाइडिंग सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे इसे, डिवाइडिंग सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। बाकी लेवल आपको पता है, ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, क्लियर, ये दोनों न्यूक्लियस हैं आपकी, एक से दो न्यूक्लियस अल्टीमेटली फॉर्म हो चुके हैं बच्चों। अब क्या बनेगा बच्चों, इसके बाद आपका जो बनते हैं वो दो अमीबा फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, क्लियरली दो अमीबा आपको यहाँ दिख रहे हैं, जिसके पास खुद का न्यूक्लियस है, खुद की सेपरेट सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब बच्चों एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपके पास, 2 मार्क्स में आएगा, नहीं तो 3 मार्क्स में आता है कि राइट द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग सोचते हो कि हमारे फुल मार्क्स क्यों नहीं आए, हम तो सब कुछ करके रहे। पर आपने जो गलती की वो क्या की बच्चों, जब हमने अमीबा बनाया तो इसको लेबल नहीं किया, पर्टिकुलर एग्जैक्टली किस तरीके से अमीबा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, हम ये स्टेप ही खत्म कर देते हैं। हम सीधे क्या ले लेते हैं बच्चों, ये वाला स्टेप यहाँ पे ले लेते हैं, हम इस स्टेप को लेते ही नहीं है। तो जब आप इस स्टेप को नहीं लोगे तो वो ऑटोमेटिकली मार्क्स जो होते हैं आपके डिडक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेबल नहीं किया, हर लेवल पे लेबलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों। अब ये जो थी पेरेंट, इसको मैं क्या बोलूँगी बच्चों, पेरेंट अमीबा बोलूँगी। क्या बोलूँगी मैं, पेरेंट अमीबा बोलूँगी। और ये जो बनते हैं ये क्या हो जाते हैं, डॉटर अमीबा हो जाते हैं। ठीक है, ये भी बताना बच्चों बहुत ज़रूरी होता है। वैसे बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, 8th में भी पढ़ा आपने बच्चों, 10th में भी पढ़ा है बाइनरी फिजन इन अमीबा। बट एक पर्टिकुलर एक पूरा अच्छे स्टेप से जब आप उनको क्लियरिटी से समझाते हो तो अच्छे से समझ आता है ना। तो ये हमें क्लियर हो गया बाइनरी फिजन इन अमीबा क्या होता है। बाइनरी फिजन इन अमीबा कि अमीबा में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होती है और 2 डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो है अपना फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक था बाइनरी फिजन, यहाँ क्लियर हुआ आपका। फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, वो है मल्टीपल फिजन। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है बच्चों, आपको ध्यान है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं बच्चों प्लाज्मोडियम, जो नॉर्मली फीमेल एनाफिलिस जो होती है वो ह्यूमन बींग्स में क्या करती है, इंजेक्ट करती है। और ये हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर सेल को अफेक्ट करता है और देयर आफ्टर ये ब्लड सेल को अफेक्ट करता है। तो ये वहाँ पे किस तरीके से डिवाइड होता है, वो डिवीजन कौन सा होता है बच्चों, मल्टीपल डिवीजन होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत सारे, यानी केवल और केवल न्यूक्लियर डिवीजन होता है बच्चों यहाँ पे, केवल और केवल स्टार्टिंग में। और देयर आफ्टर इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो एक साथ क्या होते हैं बच्चों, मल्टीपल कॉपी ऑफ सेल्स की फॉर्म होती है, किसकी, प्लाज्मोडियम की। इसलिए इसे मैं क्या नाम देती हूँ बच्चों, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर डिवीजन होगा, देयर आफ्टर सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होगी और वो क्या बनाएंगे, बहुत सारे प्लाज्मोडियम एक साथ इस वॉल के थ्रू रिलीज करते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों बडिंग। बडिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों ने किस में देखा है, हाइड्रा में। 2 मेन हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यीस्ट में भी हम लोग देखते हैं बडिंग और हाइड्रा में देखते हैं। ठीक है, ठीक है, बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा का यदि मैं स्ट्रक्चर बताऊं बच्चों तो किस तरीके का रहता है, इस तरीके का, जिसके पास बहुत सारे टेंटिकल्स यहाँ पे होते हैं। तो ये जो हाइड्रा होता है इसमें क्या होता है, यहाँ से एक सिंपल छोटी सी आउटग्रोथ फॉर्म होती है। इस आउटग्रोथ को ही हम मेनली क्या बच्चों नाम दे रहे हैं, इसका शेप एंड साइज बेटा पेरेंट की तरह ही बनाएंगे अभी तो, क्योंकि ये पेरेंट से ही यहाँ पे बन रहा है और ये छोटा सा बन रहा है। ठीक है, ये ठीक है, एक छोटी सी आउटग्रोथ यहाँ पे निकली। इस आउटग्रोथ को बच्चों में क्या नाम दूंगी, बड नाम देती हूँ। छोटी सी आउटग्रोथ को क्या बोल रही हूँ, बड। अब ये ना आउटग्रोथ होती है इसी, जो इसकी हाइड्रा की जो पूरी मेन बॉडी होती है, इसी बॉडी पे अपना एक छोटा सा स्मॉल हाइड्रा फॉर्म करती है। ठीक है, ये तो पेरेंट हाइड्रा हो गया बच्चों, और इसी के ऊपर छोटा सा स्मॉल हाइड्रा फॉर्म होगा। वो कैसे फॉर्म हो रहा है, यही बड आगे इसमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है और डेवलप्ड होके अल्टीमेटली क्या होता है बच्चों, यहाँ पे छोटा सा इसी तरह का हाइड्रा फॉर्म हो जाता है ऐसे। ठीक है, अब ये जो हाइड्रा फॉर्म हुआ छोटा सा, ये हाइड्रा मेन जो हाइड्रा होता है पेरेंट हाइड्रा से बिल्कुल अलग हो जाता है और अपना साइज पहले अलग होगा, डिटैच होके नीचे गिरेगा और फिर वापस जो मेन पेरेंट बॉडी का साइज होता है वो साइज गेन कर लेता है। तो ये जो इस तरह का जो डिवीजन है वो क्या कहलाता है, बडिंग इन हाइड्रा। ये मेन प्लांट बॉडी से अलग हुआ, ये मेन प्लांट बॉडी थी बच्चों हमारे पास, और ये आपका जो अलग होके फॉर्म हुआ वो हाइड्रा होगा। ये तो पेरेंट हाइड्रा हो गया बच्चों, और ये जो है ये क्या कहला रहा है आपका, डॉटर। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं बच्चों, डॉटर हाइड्रा नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे वही हो गया कि एक
जब ये डिवाइड हुआ इससे क्या बना, दूसरा इसकी प्रोजेनी फॉर्म हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि बडिंग के थ्रू कैसे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों फ्रेगमेंटेशन पे हम। बहुत सिंपल है बच्चों फ्रेगमेंटेशन की। आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो लास्ट ईयर हमने पढ़ी हुई है प्लांट किंगडम में, सॉरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने फंगाई पढ़ाया था। तो फंगाई में क्या होता है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने क्या नाम दिया था बच्चों, थोड़ा सा याद हो तो बताओ, थोड़ा सा हाइफी बोला था बच्चों हमने। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था, हाइफी बोला था। ठीक है, तो ये जो हाइफी होता है बच्चों, ये थ्रेड जो होता है ये यहाँ से मानो ब्रेक हुआ। ठीक है, ये फ्रेगमेंट यहाँ से टूटा, ये फ्रेगमेंट दूसरी जगह पे गया और वहाँ पे जाके अगेन अपना इसने पूरा कंप्लीट फ्रेगमेंट फॉर्म कर लिया। दिस होल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉन एज फ्रेगमेंटेशन। यानी इसमें केवल एक ब्रेक नहीं बच्चों, ये यहाँ से टूटा, यहाँ से टूट के दूसरी तरफ हवा से उड़ के दूसरी तरफ चला गया और उसने अपनी पूरी की पूरी कॉलोनी वहाँ पे फॉर्म कर ली। वो क्या कहलाएगा, आपका फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, वो एक छोटा सा फ्रेगमेंट ही पूरे की पूरी हाइफी बना लेता है। एक हाइफी बनती है, एक हाइफी से दूसरी हाइफी बनती है, दूसरी से तीसरी बनती है, इस तरीके से एक कंप्लीट वहाँ पे भी पूरी कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रेगमेंटेशन नाम देते हैं। नेक्स्ट बच्चों एक और आ रहा है आपका रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन क्या होता है बच्चों वो बताती हूँ मैं। ये आपका फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहता है कि मैम इनमें क्या मेन डिफरेंस होता है। पहले मैं आपको रीजनरेशन बताती हूँ, देन मैं इनका मेन डिफरेंस आप लोगों को बताती हूँ। क्या होता है रीजनरेशन, रीजनरेशन में जैसे इसमें प्लेन एरिया का एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक ने। प्लेन एरिया का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें इस तरह का दिखता है बच्चों। ठीक है, तो ये जो प्लेन एरिया होता है ये अगर यहाँ से कट हुआ, ठीक है, तो ये पोर्शन जो है वो दूसरी तरफ गया और इसने जाके इसका जो बचा हुआ जो पार्ट था उस पार्ट को पूरा का पूरा डेवलप्ड कर लिया बच्चों। ठीक है, अब ये पार्ट क्योंकि यहाँ से कट गया था तो वापस यहाँ पे इसी पार्ट का डेवलपमेंट भी होता है बच्चों। दोनों चीज़ ध्यान रखना। पहला मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इसका हेड कट के नीचे गिरा और इसने पूरे के पूरे नीचे इसका जो ये वाला बॉडी वाला पार्ट था और नीचे वाला पोर्शन था इस पूरे को डेवलप कर लिया। और यहाँ पे क्योंकि हेड कट गया था बच्चों तो ये हेड भी इस जगह पे यहाँ पे डेवलप हो चुका है। ये हमें ध्यान रखना है, ये प्रोसेस कहलाती है रीजनरेशन। अब तुमको पूछ रहे हो बच्चों मेरे से कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेगमेंटेशन बेटा नॉर्मली लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, वहाँ पे बॉडी का कोई एक छोटे से छोटा फ्रेगमेंट, वहाँ यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं हेड कंप्लीट की बात कर रही हूँ, बीच वाले बॉडी की बात कर रही हूँ, नीचे वाली बॉडी की बात कर रही हूँ, कंप्लीट बॉडी की बात कर रही हूँ। जबकि वहाँ पे एक छोटा सा फ्रेगमेंट टूटा, कहीं से भी टूट के दूसरी तरफ गया और उसने नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लिया। कर ये भी यही रहा है, पर इसमें बॉडी के पार्ट टूट के अलग हो रहे हैं और वो पूरी बॉडी को डेवलप्ड कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रीजनरेशन नाम दे रहे हैं। ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, थोड़े से हायर ऑर्गेनिज्म में होता है जिनमें क्या हो रहा है आपकी बॉडी में अलग अलग पार्ट डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, जबकि वो जो होता है वो किस में हो रहा था बच्चों, वो लोअर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है जिनमें केवल मल्टी सेलुलर, यानी ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि सेल्स हैं। ठीक है, मैं उनको यूनिसेलुलर नहीं कहूँगी क्योंकि हाइफी में जो मैंने यहाँ पे बनाई थी बच्चों इसमें ये अलग अलग सेल बनाई है, ये एक सेल, ये दूसरी, ये तीसरी, तो इसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। बट इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीट बॉडी फॉर्म हो गई है, उसका हेड हमें क्लियर दिख रहा है, बीच वाला पोर्शन अलग दिख रहा है, नीचे वाला पोर्शन अलग दिख रहा है। तो ये हायर ऑर्गेनिज्म में क्या बोलेंगे हम, रीजनरेशन बोलते हैं। आपको थोड़ा सा और पता हो तो बच्चों लिजार्ड में हमने देखा है, लिजार्ड क्या करती है, जब हम उसके पास जाते हैं तो वो अपनी टेल छोड़ देती है ना, और थोड़े टाइम बाद आप देखोगे उस लिजार्ड के नई टेल आ जाती है। क्या रीजन है, ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चों इवोल्यूशन। भाई सबसे पहले छोटे लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करी तब तो फ्रेगमेंटेशन था, थोड़ा थोड़ा हायर आया तो रीजनरेशन, और यही रीजनरेशन केवल एक
लिमिटेड आप कहेंगे पोर्शन तक ही रह गया, जो कि हमने लिजार्ड में उसकी टेल का देखा। क्यों हुआ वहाँ पे एक टर्म इन लोगों ने बताई कि जो सेल्स इसकी लिजार्ड की टेल वाले पोर्शन में थी, क्योंकि टेल उसने छोड़ दी है, तो वहाँ पे एक तरह की सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। ये टोटीपोटेंट सेल क्या करती हैं बच्चों, इनके पास डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है। जब वो टेल वहाँ से छूट गई तो वो क्या करती हैं, ये टोटीपोटेंट सेल उस पूरी टेल को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, और टोटीपोटेंट सेल का डिवाइड होके कंप्लीट टेल का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, टोटीपोटेंसी कहलाता है। ये कैपेबिलिटी उसकी क्या कहलाती है, टोटीपोटेंसी कहला रही है। ठीक है, तो हायर ऑर्गेनिज्म में अपन ये एक पर्टिकुलर पोर्शन तक हो जाता है। लोअर में मैंने फ्रेगमेंटेशन बताया, और जो ये रीजनरेशन जो मिड वाले ऑर्गेनिज्म थे, इनमें यदि हेड कट के दूसरी तरफ चला गया तो 2 पोर्शन डेवलप हो जाते हैं। बीच वाला पोर्शन यदि कट के अलग हो गया है तो ये बीच का वापस डेवलप हो जाता है, और वो जो अलग हुआ पोर्शन था उस पर ऊपर हेड बन जाता है और नीचे वाला पोर्शन अगेन डेवलप हो जाता है। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं बच्चों, रीजनरेशन नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि मेन डिफरेंस फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या होता है। अब मैं बच्चों एक और टॉपिक आपको बताती हूँ, स्पोरुलेशन। ठीक है, वो हम क्लियर करते हैं, फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखेंगे। स्पोरुलेशन अनफेवरेबल कंडीशन की भी बात होती है, और नॉर्मल हायर ऑर्गेनिज्म में फेवरेबल कंडीशन में भी होता है स्पोर का फॉर्मेशन होना। ठीक है, मैं एक सिंपल सा टर्म लूँगी। अनफेवरेबल कंडीशन मैं किसके लिए ले रही हूँ, अमीबा के लिए ले रही हूँ बच्चों। जब अमीबा होता है तो अनफेवरेबल कंडीशन में वो अपने चारों तरफ एक टफ कोटिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, इस कोटिंग को बच्चों में क्या नाम देती हूँ, इस कोटिंग को मैं कहती हूँ सिस्ट। ये कोटिंग क्या कहला रही है, सिस्ट। और सिस्ट फॉर्मेशन की जो ये कैपेबिलिटी है, सिस्ट फॉर्मेशन करना, एंसेस्टेशन कहला रहा है बच्चों। अमीबा में जो ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को एंसेस्टेशन बोला जाता है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में इसने क्या करा, सिस्ट फॉर्मेशन कर लिया। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अपने ही अंदर छोटे छोटे से अमीबा को डेवलप कर लेता है इस दौरान, यानी ये छोटे छोटे से स्पोर्स इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। सब में न्यूक्लियस हम देखेंगे, साइटोप्लाज्म हम देखेंगे, और इसके पास सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं बच्चों। मैंने आप लोगों को बताया एक अच्छी यूकैरियोटिक सेल यदि हम पढ़ते हैं तो वो अमीबा होती है, उसमें सारे सेल ऑर्गेनल हमको मिलते हैं। बट ठीक है, मैं स्टिल यहाँ पे नहीं बना रही हूँ। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन यहाँ आई, ये यहाँ से ब्रेक हुआ और ये सारे के सारे अमीबा बाहर रिलीज हो जाते हैं। थोड़े से हायर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, उनमें हम इसको हम स्पोरुलेशन बोल रहे हैं, वहाँ पे हम एग्जैक्टली पूरा टर्म बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, उनमें क्या होता है बच्चों कि फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लोग स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जब ये एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक ऑर्गेनिज्म होता है। इस ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिज्म इस तरह का दिख रहा है बच्चों में, और इसके पास ये फ्लैजेला होती है। फ्लैजेला इसके मूवमेंट के लिए होता है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या करता है बच्चों, अपने अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है बहुत सारे, और वो जो स्पोर्स होते हैं बिल्कुल इसकी तरह होते हैं, और इनके पास क्या होता है, फ्लैजेला होता है इस तरीके से, जो कि आफ्टर जैसे ही यहाँ से रिलीज होंगे, ये यहाँ से ब्रेक हुआ और ये सारे के सारे स्पोर्स बाहर रिलीज हुए। तो ये जो स्पोर्स बाहर रिलीज होते हैं तो ये स्पोर्स मूवमेंट कर सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकते हैं, इसलिए इन स्पोर्स को मैं क्या नाम देती हूँ, जू स्पोर्स नाम दे रही हूँ। ये मोटाइल होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटाइल? मोटाइल का मतलब मूवमेंट, और मूवमेंट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इनके पास क्या है बच्चों, फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बच्चों, जू स्पोर होगी कॉनिडिया। कॉनिडिया भी एक तरह के स्पोर्स ही होते हैं। ठीक है, बट ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल, ये ऐसे राउंड राउंड होते हैं। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, बड़े हो जाएंगे और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। सेम ये भी बड़े हो जाएंगे, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। कॉनिडिया जेम्यूल्स होते हैं बच्चों, तो वो अंदर की तरफ बनते हैं, यानी ये जो होंगे बन के रिलीज हुए एंडोजीनस होते हैं, ये भी अंदर बहुत छोटे छोटे से जेम्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये इसके अंदर बन गए बहुत सारे जेम्यूल्स, फेवरेबल कंडीशन आई, ये रिलीज हुए और बाहर आके इन्होंने नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर दिया।
ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पोर फॉर्मेशन वाला टॉपिक यहाँ पे क्लियर। नेक्स्ट मैं जब पढ़ाऊँगी तब आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँगी।